वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग वाईसीटी जनरल साइंस 2024 का दोस्तों जो ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों ये बुक हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। महत्वपूर्ण दोस्तों इस बात के लिए होगी कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर या कह लीजिएगा अध्यायवार अध्याय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस बुक का हम लोगों ने बायोलॉजी पोर्शन पोर्शन पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया है या पढ़ लिया है। अगर आप उन वीडियो को ना देखे हो दोस्तों तो हमारा वाईसीटी जनरल साइंस 2024 नाम का प्लेलिस्ट बना है, वहां से जाकर के आप लोग उन सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों इस समय पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। भौतिक विज्ञान का दोस्तों आज हम लोग पार्ट नंबर 26 पढ़ रहे हैं और इस पार्ट नंबर 26 में टोटल हम लोग देखिए 4 अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे और अगला 14वां अध्याय यानी कि आविष्कार पढ़ेंगे यानी कि इन्वेस्टेशन पढ़ेंगे। तो ये सारे दोस्तों आज हम लोग अध्याय पढ़ेंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि 26 पार्ट नंबर पे हम लोग 1870 से लेकर के 1954 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। वीडियो में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों क्लास नोट्स का हाल सहित पीडीएफ मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपके द्वारा यदि कोई भी डाउट या डप्ट किसी भी सब्जेक्ट में भेजा जाता है हमारे ग्रुप में तो उसका आपको सोल्यूशन भी दिया जाएगा। साथ में दोस्तों आपको यदि किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे ग्रुपों से अवेलेबल मिल जाएगा या प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज और आपको बता दूं कि रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी एग्जामों की प्रिपरेशन के लिए यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड से रिलेटेड जो भी एग्जाम होंगे, जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे एएलपी और दोस्तों एनटीपीसी, ग्रुप डी और जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ, एसआई, दोस्तों इन सारे एग्जामों से रिलेटेड दोस्तों हम लोग यहाँ पे रेलवे से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को दोस्तों हर एक सब्जेक्ट को हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपरों को हम लोग बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस समय पे हम लोग जो यहाँ पे हमारे चैनल पे सॉल्व करवाया जा रहा है तो वाईसीटी के दोस्तों जो चारों बुकें हैं, जैसे कि दोस्तों देख लीजिएगा वाईसीटी जनरल साइंस हो गया, वाईसीटी जनरल अवेयरनेस हो गया, वाईसीटी मैथ हो गया, वाईसीटी रीजनिंग हो गया, इन सारी बुकों को सॉल्व करवाया जा रहा है। और दोस्तों आपको बता दूं कि वाईसीटी रीजनिंग 2024 की दोस्तों बुक को हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। इसका प्लेलिस्ट आप बना है, आप प्लेलिस्ट विजिट करिए। वाईसीटी रीजनिंग 2024 नाम का एक प्लेलिस्ट है, वहां से आप रीजनिंग की हमने पूरी बुक कंप्लीट कर दिया है। और अब दोस्तों इस समय पे फिजिक्स में भी दोस्तों देख लीजिएगा, ये जो साइंस वाला है बायोलॉजी पोर्शन कंप्लीट हो गया, फिजिक्स भी हमारा कल से कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद दोस्तों केमिस्ट्री बचेगा, केमिस्ट्री भी हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों मैथ में भी हम लोग काफी ज्यादा पढ़ चुके हैं और जनरल अवेयरनेस में भी हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं। तो थोड़े थोड़े ये सब कुछ बचे हैं दोस्तों और रीजनिंग की बुक हमारी कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। जो भी थोड़ा सा बचा है दोस्तों उनको भी हम लोग जल्दी ही कवर कर लेंगे। तो आप लोग दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे इस ग्रुप से और चैनल से जुड़िएगा। और चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का पार्ट नंबर 26 का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हम लोग 11वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। 1870 नंबर दिया गया है और यहाँ पे कहा गया कि एम्पलीफायर का उद्देश्य क्या है। देखिए एम्पलीफायर को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो प्रवर्धक बोला जाएगा। प्रवर्धक का उद्देश्य क्या है, यहाँ पे ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि आगत संकेतों की शक्ति या धारा या वोल्टेज को बढ़ाना ही एम्पलीफायर का उद्देश्य है। दूसरा यहाँ पे कहा गया कि इसके आगत में भारित संकेत को क्षीण करना ही एम्पलीफायर का उद्देश्य है। तो ये बात तो सही नहीं है। तीसरा देख लीजिएगा, कह रहा है इसमें भारित संकेतों में विरूपण पैदा करना, ये भी बात सही नहीं है। फिर डी ऑप्शन में कहा है कि बी और सी, तो देख लीजिएगा बी और सी दोनों ही गलत हैं। केवल बच रहा हमारा ए कि प्रवर्धक का उद्देश्य क्या है, आगत संकेतों की
शक्ति या धारा या वोल्टेज को बढ़ाना होता है प्रवर्धक का उद्देश्य। तो यहां से अगर देखेंगे तो 1870 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, देख लीजिएगा, प्रवर्धक या एम्पलीफायर एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत संकेतों का मान बदल दे, प्रायः संकेत का मान बड़ा कर दे। विद्युत संकेत विभवांतर या धारा के रूप में हो सकता है। ये दिया गया है ए ऑप्शन। तो विकल्प नंबर हमारा 1870 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा। और अगला कहा है कि MOS का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि MOS का पूर्ण रूप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, ये जो दिया गया है MOS का पूर्ण रूप जो बताया गया है, देख लीजिएगा यहाँ पे ए ऑप्शन बताया गया है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये हो जाएगा 1871 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 1872 नंबर। और इस पे कहा गया है कि जब अर्धचालक पदार्थ में दाता प्रकार का अशुद्धि जोड़ी जाती है तब क्या होता है। देखिए अशुद्धि यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। कहा गया कि जब अर्धचालक पदार्थ में दाता प्रकार की अशुद्धि जोड़ी जाती है तब क्या होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे और एन टाइप पदार्थ होगा। फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे और पी टाइप पदार्थ होगा। तो फिर ये तो बात सही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे और पी टाइप पदार्थ होगा। आगे देख लीजिएगा, होल्स उत्पन्न होंगे और पी टाइप पदार्थ होगा। होल्स भी नहीं उत्पन्न होंगे, ना ही इसमें भी होल्स उत्पन्न होंगे। ये जो दिया गया ए ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे और एन टाइप पदार्थ होगा। ये दिया गया है 1872 का। देखेंगे तो भाई विकल्प नंबर जो ए दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1873 नंबर। और इस पे कहा है कि जंक्शन में खराबी यानी कि ब्रेक डाउन कब आता है। जैसे कोई जंक्शन होता है तो कह रहा है उसमें खराबी कब आती है या फिर ब्रेक डाउन कब आता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जंक्शन में ब्रेक डाउन कब आता है, ये पूछा गया है। किसी पीएच संधि में खराबी जब आती है तब पीएच डायोड को पश्च बायस करने पर वोल्टता में वृद्धि की जाती है। तब दोनों पी पदार्थ अथवा एच पदार्थ के बीच ब्रेक डाउन हो जाता है या 8 वोल्ट से 10 वोल्ट पश्च बायस पर होता है। तो ये जो होता है दोस्तों देख लीजिएगा, ये पश्च बायस के अंतर्गत आता है। ये दिया गया देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे। ये 8 वोल्ट से लेकर के दोस्तों कहां तक, 10 वोल्ट पश्च बायस। देखिए पश्च बायस पर होता है। आगे लिख दीजिएगा पर, आगे लिखते हैं होता, फिर अगले दीजिएगा है। तो ये बात हो गई दोस्तों। देख लीजिएगा ये दिया गया ना पश्च बायस के अंतर्गत 1873 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1874 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि नीचे दर्शाया गया चित्र किसका प्रतिरूप करता है। देखिए ये होता है एमीटर का और ये होता है कलेक्टर का और ये हमारा बेस है। तो यहाँ पे जब ये दिया गया है हमारा, ये क्या कहा गया, नीचे दर्शाया गया चित्र किसका प्रतिरूप करता है। देख लीजिएगा पावर डायोड का, जेनर डायोड का, एनपीएन ट्रांजिस्टर का, पीएनपी ट्रांजिस्टर का। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो हो जाएगा हमारा, देख लीजिएगा पीएनपी ट्रांजेक्शन के लिए होता है। ये क्या, जो हमारे एक प्रकार से सिंबल बनाया गया है, ये क्या होता है, पीएनपी ट्रांजेक्शन। यानी कि 1874 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, देख लीजिएगा। एक तो ये हमारा होता है, देख लीजिए, जिसमें ये तीर हमारे अंदर के लिए बनी हो, अंदर के लिए आ रही हो, तो उसको पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर। और कहीं कहीं पे आपको इस प्रकार से भी देखने को मिल जाएगा, देख लीजिएगा, यहां से देखने को ऐसे भी आपको मिल जाएगा भाई, यहां से देख लीजिएगा ऐसे, और फिर यहां से ऐसे। इसमें अंदर के लिए आ रहा है, इसमें हम मान लीजिएगा बाहर के लिए बनाए दे रहे हैं। तो ये अब यहाँ पे कौन सा ट्रांजिस्टर हो जाएगा, ये हमारा देख लीजिएगा सब कुछ वही रहेगा। ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कलेक्टर हो जाएगा। देख लीजिएगा ये कलेक्टर हो जाएगा और ये हमारा एमीटर हो जाएगा।
एमीटर, देखिए लीजिएगा EMITER, एमीटर हो जाएगा। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन, जब अंदर के लिए एरो आए तो ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, ये PNP ट्रांजिस्टर के लिए हो जाएगा, और ये किसके लिए हो जाएगा, NPN ट्रांजिस्टर के लिए हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अब NPN यानी कि N मतलब बाहर के लिए, और PNP यानी कि P अंदर के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देख लीजिएगा 1875 नंबर, और इस पे कहा गया है कि पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु क्या किया जाएगा। तो पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु हम आपको बताएं दोस्तों, 3 सहसंयोजकता वाली अशुद्धता होनी चाहिए। देखिए क्या होना चाहिए, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए 3 सहसंयोजकता वाली अशुद्धता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये देख लीजिएगा क्या दिया गया, 3 सहसंयोजकता वाली शुद्धता दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 1875 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1876 नंबर, और इस पे कहा है कि टनल डायोड है एक, क्या है, देख लीजिएगा टनल डायोड एक क्या है। तो टनल डायोड आपको बता दूं कि अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन डायोड होता है। ये दिया गया दोस्तों, देख लीजिएगा डी ऑप्शन। तो 1876 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। टनल डायोड जो होता है वो अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन होता है, अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन हो जाएगा। और 1877 नंबर में देख लीजिएगा कहा गया है कि अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग, डोपिंग क्या है, अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग क्या है। तो अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग जो होती है दोस्तों, वो अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया होती है। ये देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। डोपिंग क्या है, अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने के लिए एक प्रक्रिया है, यानी कि 1877 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1878 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो डॉट डॉट से बना होता है, कॉपर से, सिलिकॉन से, सिलिका से या क्रोमियम से। एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो डॉट डॉट से बना होता है, कॉपर से, सिलिकॉन से, सिलिका से या फिर दोस्तों क्रोमियम से। तो दोस्तों हम आपको बता दें, ये जो बना होता है दोस्तों सिलिकॉन से बना होता है। एकीकृत परिपथ में आईसी चिप का जो इस्तेमाल होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह होता है जिसे सिलिकॉन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, सिलिकॉन से। ठीक है, सिलिका आप नहीं कह देंगे गलती से, सिलिका कह देंगे तो गलत हो जाएगा, सिलिकॉन होता है। ठीक है ना, ये दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 1878 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1879 नंबर, और इस पे कहा गया है कि जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः डॉट डॉट किया जाता है। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः डॉट डॉट किया जा सकता है, ये मध्यस्थ का, अर्धचालक का, चालक का, विसंगवाहक का। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः अर्धचालक के रूप में किया जाता है। किसमें किया जाता है, अर्धचालक के रूप में किया जाता है। ये दिया गया है हमारा विकल्प नंबर बी पे। तो 1879 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1879 के बाद हम लोग देखेंगे 1880 नंबर, और इस पे कहा है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है जिसे टेलीविजन डॉट डॉट छोड़ती है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि एलईडी, एलईडी बोले तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग में किया जाता है जिसे टेलीविजन डॉट डॉट छोड़ती है। तो दोस्तों देख लीजिएगा टेलीविजन डॉट डॉट क्या छोड़ेगी, तो यहाँ पे 1880 का अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रेक्टिफायर। देख लीजिएगा प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है जैसे टेलीविजन परावैगनी किरणें छोड़ती है। क्या छोड़ती है, देख लीजिएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे यानी कि परावैगनी किरणें, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये परावैगनी किरणें नहीं छोड़ेगा, ना तो एक्सरे किरणें छोड़ेगा और ना ही दृश्य प्रकाश छोड़ेगा। देखिए टेलीविजन जो होता है वो रेडियो तरंगे छोड़ता है। क्या होता है, टेलीविजन जो होता है वो रेडियो तरंगे छोड़ता है। यहाँ पे अगर देखेंगे 1880 का
विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1881 नंबर, और इस पे कहा गया है कि डायोड को एक डाट डाट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो डायोड को हम लोग एक, देखिए, एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा, प्यूरीफायर के रूप में भी प्रयोग नहीं किया जाएगा, मैग्नीफायर के रूप में भी प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि डायोड को हम किस रूप में प्रयोग करेंगे, रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो 1881 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1882 नंबर, और इस पे कहा गया है कि डाट डाट की खोज के बाद में हुई थी और इसे ईका सिलिकॉन से बदल दिया गया था। तो रूबिडियम में, स्कैंडियम में, जर्मेनियम में, या फिर दोस्तों गैलियम में। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो देखिए जर्मेनियम की खोज, अगर यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, जर्मेनियम, देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे जर्मेनियम की खोज बाद में हुई थी और इसे ईका सिलिकॉन से बदल दिया गया था। किसको दोस्तों, ये हम देखेंगे तो जर्मेनियम दिया गया है 1882 का। विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1883 के नंबर हम लोग देखेंगे। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1883 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि अर्धचालक है। देखिए अर्धचालक तो हमारा हिंदी शब्द हो गया, अगर इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो कहेंगे सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर जो हमारा दोस्तों हो जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये जर्मेनियम हो जाएगा। देखिए जीई जो लिखा है इसको हम क्या बोलेंगे, जर्मेनियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, जर्मेनियम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, देखिए जर्मेनियम बोलेंगे जीई को। और यहाँ पे देख लीजिएगा, और हम जीए को क्या बोलेंगे, देखिए जीए को आर्सेनाइड बोलेंगे। आर्सेनाइड बोला जाएगा, नहीं भाई गलत बोल रहे हैं, गैलियम बोला जाएगा। आर्सेनाइड तो हमारा दूसरा होता है ना, देख लीजिएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैलियम बोलेंगे। यहाँ पे गलती कर दे रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैलियम। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको गैलियम बोला जाता है जीए को। और फिर देख लीजिएगा पीबी को आप जानते हैं दोस्तों क्या बोला जाता है, लेड बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, पीबी को लेड बोला जाएगा। तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा पीबी को हम लेड बोलते हैं। और दोस्तों देख लीजिएगा एसएन जो लिखा है, एसएन को आप क्या बोलेंगे, तो एसएन को अगर बोलेंगे तो ये हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे हमारा डाट डाट अर्धचालक है, अर्धचालक हमारा क्या हो जाएगा, जर्मेनियम है। यानी कि 1883 का देखेंगे विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा 1884 नंबर जो दिया गया है, देख लेते हैं। 1884 नंबर पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि ईका सिलिकॉन जाना जाता है। ईका सिलिकॉन जाना जाता है, तो ईका सिलिकॉन को जर्मेनियम के नाम से भी जाना जाता है। ईका सिलिकॉन को हम लोग जर्मेनियम के नाम से भी जानते हैं, ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 1884 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1885 नंबर, और इस पे कहा गया है कि जर्मेनियम, आर्सेनिक और सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में डाट डाट कक्षाएं होती हैं। ब्रोमीन देख लीजिएगा, और यहाँ पे आर्सेनिक, देखिए आर्सेनिक, और जर्मेनियम, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा सेलेनियम। देखिए इसको हम लिखेंगे सेलेनियम, ये हो जाएगा सेलेनियम हो जाएगा, ठीक है भाई। और ब्रोमीन के परमाणुओं में डाट डाट कक्षाएं होती हैं। तो कितनी कक्षाएं होंगी देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारी 4 कक्षाएं होंगी। देख लीजिएगा कौन कौन सी कक्षाएं होंगी। देखिए जर्मेनियम को आप जानते हैं हम किससे डिनोट करेंगे, जीई से डिनोट करेंगे। और फिर देख लीजिएगा आर्सेनिक को हम लोग एएस से डिनोट करते हैं। सेलेनियम को दोस्तों हम देख लीजिए किससे डिनोट करेंगे, एसई से डिनोट करेंगे। और ब्रोमीन को दोस्तों हम लोग बीआर से डिनोट करते हैं, ठीक है, बीआर से। तो अगर परमाणुओं में डाट डाट कक्षाएं होती हैं तो 4 कक्षाएं हो जाएंगी। विकल्प नंबर जो डी दिया गया है 1885 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 1885 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है, देखिए अगला अध्याय स्टार्ट हो रहा है मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि आधुनिक भौतिकी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आधुनिक भौतिकी में दोस्तों देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, विल्हेम रॉन्टजन के द्वारा, नील्स बोहर के द्वारा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा, मैक्स बोन के द्वारा।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो ए दिया गया है विल्हेम रांटजन, यानी कि एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसकी खोज विल्हेम रांटजन ने की थी। नील बोहर तथा रदरफोर्ड ने मिलकर परमाणु संरचना की खोज की थी। देख लीजिएगा यहाँ पे विल्हेम रांटजन जो है उन्होंने ही एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज विल्हेम रांटजन ने किया था, एक्सरे की खोज। तो 1886 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1887 नंबर, और इस पे कहा गया है कि सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा डॉट का उपयोग करती है। फोटोवोल्टिक सेल्स का, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का, पराबैंगनी किरण का, परमाणु विखंडन का। तो 1887 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है देख लीजिएगा ए फोटोवोल्टिक सेल्स का। देख लीजिएगा सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा जो है वो फोटोवोल्टिक सेल्स का उपयोग करती है। 1887 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1888 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, परावैंगनी किरणें। तो 1888 का देखेंगे तो जो ये दिया गया है एक्स किरणें जो होती हैं वो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ये 1888 का देख लीजिएगा विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि एक्सरे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। एक्सरे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य 10 की पावर -10 से 10 की पावर -8 मीटर तक होती है। यह चिकित्सा के निदान के लिए सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है एक्सरे किरणों का। चलिए आगे हम लोग देख लेंगे 1889 नंबर, और इसमें कहा गया है कि सीटी स्कैन। देख लीजिएगा सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ है, देखिए सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ है, तो सीटी का अर्थ है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। देखिए सीटी स्कैन में कहा गया है सीटी का अर्थ है, तो सीटी का अर्थ है दोस्तों कम्यूटेड। देखिए हम क्या लिखेंगे, कम्यूटेड। देखिए कंप्यूटेड लिखा है, देखिए कम्यूटेड हम बोल रहे थे, ये शुद्ध पढ़ा जाएगा इसको कंप्यूटेड टोमोग्राफी इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या लिखेंगे आगे, टोमोग्राफी। देख लीजिएगा ये हमारा दिया गया है 1889 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए भाई ये किसका फुल फॉर्म हो जाएगा, सीटी का हो जाएगा भाई, किसका, सीटी का। चलिए आगे देख लेते हैं, और अगला हमारा अगर देखेंगे दिया गया है 1890 नंबर, इस पे कहा गया है कि आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था। तो देख लीजिएगा आइंस्टीन का कह रहा है विशेष सापेक्षता का सिद्धांत संबंध सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था। तो 1905 ईस्वी में यह सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था आइंस्टीन का फार्मूला। देखिए आइंस्टीन का जो फार्मूला होता है वो होता है E = mc²। इसको कब प्रतिपादित किया गया था, 1905 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ पे सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था, 1905 में। आइंस्टीन के अगर फार्मूले की बात की जाए तो E = mc² होता है। चलिए भाई आगे देख लेते हैं, और अगला हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है 1890 का। यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा कौन सा राइट हो गया दोस्तों, देख लीजिएगा 1890 का विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 1890 के बाद हम लोग देखेंगे 1891 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य का ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य का ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये जो दिखाया था दोस्तों
वो दिखाए हैं दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही ऐसा दिखाया है। तो ये हो जाएंगे विकल्प नंबर बी पे देख लीजिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन दिया गया है 1891 का। विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1892 नंबर, और इस पे कहा गया है कि नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी या नैनो मिशन आप कह सकते हैं, मिशन का शुरुआत डाट में की गई थी। तो मिशन की शुरुआत दोस्तों जो की गई थी वो 2007 में की गई थी। विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है देख लीजिएगा सी ऑप्शन, तो ये हो जाएगा 1892 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा देख लीजिएगा 1892 के बाद हम लोग देखेंगे 1893 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिएगा अगला अध्याय हमारा आ रहा है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो देख लीजिएगा दिया गया है कि परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती हैं सूर्य में, परमाणु रिएक्टर में, सागर की लहरों में, धरती के क्रोड में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं संचालित रूप से दोस्तों ये सूर्य में होती हैं। कहां पे होती हैं? सूर्य में होती हैं। तो 1893 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1894 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा जरा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा को हम लोग एकत्रित करते हैं या उत्पन्न करते हैं। 1894 का सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन के माध्यम से उत्पन्न होती है। आगे देख लीजिएगा 1894 के बाद हम लोग देखेंगे 1895 नंबर, इसमें कहा है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है वो हो जाएगा नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। ये दिया गया है विकल्प नंबर सी पे। तो 1895 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1896 नंबर, और इस पे कहा है कि सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है। सूर्य में देख लीजिएगा यहाँ पे जो लिखा था सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये हो जाएगी दोस्तों नाभिकीय संलयन की क्रिया संपन्न होती है। तो 1896 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1897 नंबर देख लीजिएगा, और इसमें कहा है कि नाभिकीय संलयन के दौरान होता है। तो नाभिकीय संलयन के दौरान दोस्तों जो हो जाएगा वो न्यूट्रॉन बमबारी से भारी न्यूक्लियस खंडित होता है। नहीं, गलत कह रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक भारी न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित हो जाता है, ये भी गलत कह रहा है। ठीक है, दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। हाँ, ये बात दोस्तों सही है। नाभिकीय संलयन का दौरान क्या होता है कि दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी नाभिक या एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। विकल्प नंबर हमारा जो है सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1897 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1897 के बाद दोस्तों 1898 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा कि परमाणु विखंडन डाट की प्रक्रिया है। परमाणु विखंडन डाट की प्रक्रिया है। यह दोस्तों क्या परमाणु रूपांतरण नहीं दोस्तों। तो अगर परमाणु विखंडन डाट की एक प्रक्रिया है तो यहाँ पे जो हो जाएगा देख लीजिएगा ये हो जाएगा एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंडों में टूटना। क्या हो जाएगा? एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंडों में टूटना। 1898 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगी। आगे देख लीजिएगा 1899 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम, न्यूटन भाभा फंड प्रोग्राम किनकी एक संयुक्त पहल थी। अमेरिका और पाकिस्तान की, भारत और ब्रिटेन की, भारत और अमेरिका की, अमेरिका और ब्रिटेन की। तो न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम इनकी एक संयुक्त पहल थी। तो ये हो जाएगा दोस्तों, अगर हम आपको बताएं ये हो जाएगा भारत और ब्रिटेन की एक पहल थी। क्या थी दोस्तों? ये भारत और ब्रिटेन की एक पहल थी। तो ये हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर देख लीजिएगा भारत और ब्रिटेन दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1899 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा दोस्तों 1900 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया है कि परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डाट का प्रयोग किया जाता है, जो खुद ही विखंडन के लिए बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करती है। यानी कि 1900 नंबर का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा जो राइट हो जाएगा कैडमियम। देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे
1900 का दोस्तों ये लग जाएगा, डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा, दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 1901 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है उच्च तापमान, उच्च दाब, कम तापमान। तो 1901 में अगर देखेंगे तो सितारों या तारों में प्लाज्मा बनने का कारण उच्च तापमान है। सूर्य भी एक तारा है। तारे में नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है एवं अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस दौरान सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के विकल्प हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा उच्च तापमान, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 1901 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1902 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक या नियंत्रण राड कैडमियम की राड का क्या काम करती है। विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करती है और इस प्रकार तापमान में अधिक वृद्धि को रोकता है। देख लीजिएगा ये बात सही होगी, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत कहा गया है। फिर कहा गया है चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। ये विकल्प बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कम करती है ताकि उन्हें आगे विखंडन प्रक्रिया के या प्रतिक्रिया के लिए उपयोग किया जा सके। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और चेन विखंडन प्रक्रिया के लिए आवश्यक न्यूट्रॉन उत्पन्न करती है, ये गलत है। आवश्यक मतलब कह रहा ना, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। विकल्प नंबर हमारा देख लीजिएगा जो दिया गया है 1902 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1902 के बाद हम लोग देखेंगे 1903 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि डाट ने एटम बम का आविष्कार किया था। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, जॉन बाउनिंग ने, सैमुअल कोहन ने, सैमुअल कोल्ट ने। तो 1903 का अगर आप देखेंगे तो ये जो दिया गया है कि एटम बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। विकल्प नंबर ए जो दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा, अगर इसमें थोड़ा सा हम आपको बता दें, देख लीजिएगा जो ये जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो थे इन्होंने एटम बम का आविष्कार किया था। अगर और हम जाने तो देखिए सैमुअल कोहन जो दिए गए हैं ये न्यूट्रॉन बम की खोज की थी। इन्होंने क्या किया था, ये न्यूट्रॉन बम की खोज की थी। किसकी? न्यूट्रॉन बम की खोज। न्यूट्रॉन बम आगे लिख दीजिएगा, बम की आगे लिखते हैं यहाँ पे खोज, न्यूट्रॉन बम की खोज की थी। और सैमुअल कोल्ट दोस्तों देख लीजिएगा, सैमुअल कोल्ट जो थे रिवाल्वर की खोज की थी। इन्होंने क्या किया था? रिवाल्वर। देखिए हम क्या लिखेंगे, रिवाल्वर की खोज इन्होंने किया था। किसने किया था? ये सैमुअल कोल्ट ने रिवाल्वर की खोज की थी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1903 का विकल्प ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं 1904 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में नहीं किया जा सकता है? तो देख लीजिएगा बोरान जो होता है इसका हम लोग मंदक के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। 1904 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1905 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है। तो मंदक का कार्य करता है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा भारी जल। भारी जल को हम डिनोट करते हैं दोस्तों किससे? D2O से डिनोट करते हैं भारी जल को। तो यही हमारा हो जाएगा 1905 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 1906 नंबर, और इस पे कहा है कि भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 1974 में किया था। ये 1974 दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे दिया गया है, 1974 हमारा देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा 1906 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, देख लीजिएगा
18 मई 1974 को किया था। कब किया गया था? अगर आगे हम और लिख दें इसका एग्जैक्ट डेट, 18 मई 1974 को भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था। दुनिया के परमाणु संपन्न देशों की श्रेणी में शामिल हो गया था। यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया था। एक भूमिगत परमाणु परीक्षण था। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा कूट नाम दिया गया था। इस परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री उस समय पे कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। तो यहाँ पे हमारा कुल मिलाकर के विकल्प नंबर 1906 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे, कहा गया है कि पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? तो अभी आपने पढ़ा है पोखरण कहाँ पे है दोस्तों? पोखरण हमारा है राजस्थान में। देख लीजिएगा, हम पोखरण कहाँ पे पाया है? ये राजस्थान में है। और इसको कब किया गया था दोस्तों? इसका परीक्षण 18 मई 1974 में किया गया था। तो ये हमारा देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा 1907 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1908 नंबर, और इस पे कहा है कि भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या है? ऑपरेशन शक्ति, स्माइलिंग बुद्धा, लाफिंग बुद्धा, ऑपरेशन विजय। तो देखिए, भारत में सबसे पहले सफल परमाणु परीक्षण जो पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में हुआ था 18 मई 1974 में, तो उसका दोस्तों जो कोड नेम था वो स्माइलिंग बुद्धा नाम था। क्या था दोस्तों? स्माइलिंग बुद्धा नाम था। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1908 का अगर दोस्तों आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है, देख लीजिएगा 1909 नंबर में देखते हैं क्या दिया गया है। और इसमें कहा है कि मुस्कुराते बुद्ध या स्माइलिंग बुद्धा, देख लीजिए वही बात आ गई ना, चाहे मुस्कुराते बुद्ध कहा जाए चाहे स्माइलिंग बुद्धा कहा जाए, किसके लिए कोड नाम था? 2013 में उत्तराखंड में बादल फटने के बाद राहत एवं बचाव अभियान। गलत दोस्तों, अभी मैंने आपको इसी क्वेश्चन को सेम पीछे बताया है, वही क्वेश्चन राइट हो जाए। देखिए 2015 में नेपाल में भूकंप के बाद राहत और बचाव अभियान। गलत है। भारत द्वारा 1998 में किए गए पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण। गलत है। भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण फर्स्ट परमाणु परीक्षण में इसका नाम दिया गया था। ये दिया गया है 1909 का विकल्प नंबर डी। तो हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 1910 नंबर, और इस पे कहा गया है कि भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया गया था? कहाँ किया था पहले परमाणु परीक्षण का? देखिए पोखरण में किया था। पोखरण कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान में है। तो ये हमारा हो जाएगा 1910 का विकल्प नंबर हमारा, देख लीजिएगा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1910 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1910 के बाद हम लोग देखेंगे 1911 नंबर, और इसमें कहा गया है कि 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने तथा एटम बम का निर्माण करने का प्रयास किया। उनके इस कार्य प्रोजेक्ट का क्या नाम था? मैनहट्टन परियोजना नाम था, एटॉमिक हेरिटेज नाम था, पर्ल हार्बर प्रोजेक्ट नाम था, लॉस एलामोस प्रोजेक्ट नाम था। तो 1911 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे, देख लीजिएगा ए, मैनहट्टन परियोजना। देख लीजिएगा ए ऑप्शन के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। मैनहट्टन परियोजना विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दुनिया का पहला परमाणु बम बनने का मिशन 1942 ईस्वी में ओपनहीमर के मैनहट्टन प्रोजेक्ट को प्रमुख बनाया गया था। तो ये कब बनाया गया दोस्तों? 1942 में दुनिया का पहला परमाणु बनाया गया था। देखिए 1942 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1911 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे 1912 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? दोस्तों अगर आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? परमाणु ऊर्जा उत्पादन का, हाइड्रोजन बम का, परमाणु और हाइड्रोजन बम का, या नाभिकीय बम का? तो 1912 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो दिया गया है हाइड्रोजन बम, बी ऑप्शन पे, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे देख लीजिएगा भाई, और आगे दिया गया है 1913 नंबर पे कहा गया है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट का स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित था? तो ये दोस्तों हमारा राजस्थान राज्य में स्थित था। तो ये 1913 का विकल्प नंबर हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होगा दोस्तों? सी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और दूसरा परमाणु परीक्षण अगर आप जानेंगे, देखिए
दूसरा देखिए सेकंड परमाणु परीक्षण कब हुआ था, वो हुआ था 1998 में हुआ था, ठीक है ना। दूसरा परमाणु परीक्षण देखेंगे तो 1998 में हुआ था, ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं और अगला हमारा देख लीजिएगा 1914 नंबर। इस पे कहा गया है कि इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है तो वो है दोस्तों रदरफोर्ड हैं। नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है वो है रदरफोर्ड। देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन, तो 1914 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1915 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि भारतीय नाभिकीय परीक्षण स्थल पोखरण, भारतीय नाभिकीय परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के डाट डाट जिले में स्थित है। अब देखिए राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, कौन सा ये पोखरण जो है कह रहा है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो हम दोस्तों आपको बताएं कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। तो ये दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 1915 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हम लोग देखेंगे 1916 नंबर, और इस पे कहा है कि IAEA का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों देख लीजिएगा इसका मुख्य कार्य हमारा क्या हो जाएगा, यह विश्व भर में पेट्रोलियम ऊर्जा के अधिक उपयोग को बढ़ावा देता है और निगरानी रखता है। तो नहीं भाई ये गलत बात कह रहा है, यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। तो ये बात दोस्तों सही है, यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। विकल्प नंबर हमारा जो बी है ये क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा बी के बाद हम लोग देखेंगे सी हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देख लीजिएगा सी और डी दोनों गलत होंगे, केवल बी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे देख लीजिएगा, और अगला हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है 1917 नंबर पे कि 1998 में भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण डाट डाट में किया गया था। बेंगलोर में, पोखरण में, थुम्पा में, श्रीहरिकोटा में। देखिए कहा भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण डाट डाट में किया गया था। तो ये कहां पे किया गया था दोस्तों, तो आप जानते हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में किया गया था। ये दिया गया बी ऑप्शन, तो 1917 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 1918 नंबर, और इस पे कहा है कि भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था। तो ये दोस्तों 1998 में किया था। 1918 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1918 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 1918 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 1919 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था। देखिए पहले वाले परमाणु परीक्षण में किए गए परमाणु का जो परमाणु परीक्षण किया गया था उसका नाम था मतलब क्या था दोस्तों, उसका देख लीजिएगा, उसका हमारा जो पहले वाले का नाम था यानी कि बुद्धा, कौन सा बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा नाम था। अब जो दूसरे वाले का नाम पूछा गया है तो दूसरे वाले का नाम यहाँ पे क्या दिया गया है, दूसरे वाले का ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। ऑपरेशन शक्ति दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 1919 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1920 नंबर, और इस पे कहा है कि नाभिकीय संलयन 2 या 2 से अधिक प्रकाश नाभिकों के संयोजन की प्रक्रिया है। परमाणु संलयन के लिए आवश्यक तापमान लगभग क्या है। तो दोस्तों देख लीजिएगा परमाणु संलयन के लिए लगभग आवश्यक तापमान क्या है। तो ये दोस्तों 100 मिलियन के है। क्या है, 100 मिलियन के, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 1920 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1921 नंबर, और इस पे कहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। आयोडीन का, यूरेनियम का, कोबाल्ट का, तांबा का। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जा सकता है या किया जाता है। तो 1921 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है यूरेनियम, देख लीजिएगा ये बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा देख लीजिएगा 1921 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 1922 नंबर, इसमें कहा है कि चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकरीक या किस तकरीब का उपयोग किया है, किस तकरीब का उपयोग किया है।
नाभ की विखंडन का, नाभ की संलयन का, गुरुत्वाकर्षण बल का, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। तो ये दोस्तों नाभ की संलयन का उपयोग किया है। चीन ने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि चीन जो है अपना एक कृत्रिम सूर्य बनाया है, यानी कि अपने आप से सूर्य का निर्माण किया है। तो दोस्तों वो किसकी वजह से बनाया है? नाभ की संलयन की वजह से। तो अगर आप देखेंगे तो 1922 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1923 नंबर, और इस पे कहा गया है कि इनमें से कौन सा भारत एवं विश्व का पहला रिएक्टर है जिसे U-233 यानी कि U का मतलब दोस्तों यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था? पूर्णिमा सेकेंड, कामनी या ध्रुव या पूर्णिमा फर्स्ट? तो 1923 का अगर आप देखेंगे तो कामिनी जो हमारा हो जाएगा। देखिए कामिनी यानी कि ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। इन्होंने या इसमें यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए बार्क द्वारा डिजाइन किया गया कामिनी यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करके करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर है। तो यहाँ पे कामिनी जो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 1923 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1924 नंबर, और इस पे कहा गया है कि इनमें से कौन सा विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग किया जा सकता है? तो कामिनी देख लीजिएगा, अभी आप पढ़े हैं। तो 1924 का भी दोस्तों विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1924 के बाद हम लोग देखेंगे अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1925 नंबर पे देख लीजिएगा अगला अध्याय आ जा रहा है इन्वेंशन आ रहा है। इन्वेंशन मतलब दोस्तों आविष्कार के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए आविष्कार के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? तो प्रोफेसर जीएमबी डॉबसन ने विकसित किया था। ये देख लीजिएगा ए ही ऑप्शन पे मौजूद है, तो ये विकल्प नंबर हमारा ए प्रोफेसर जीएमबी डॉबसन ने विकसित किया था। ये 1925 का देखेंगे तो विकल्प जो दिया गया है ए, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1925 के बाद हम लोग देखेंगे 1926 नंबर, और इस पे कहा गया है कि टेलीफोन का आविष्कार डाट में किया गया था। टेलीफोन का आविष्कार डाट में किया गया था। तो दोस्तों देख लीजिएगा टेलीफोन का आविष्कार 1876 में किया गया था। कब किया गया था? 1876 में टेलीफोन का आविष्कार 1876 में किया गया था। ये दिया गया है 1926 का विकल्प नंबर बी, तो बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा भाई, और अगला हमारा देख लीजिएगा क्या दिया गया है भाई। और आगे अगर देखेंगे हमारा दिया गया निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, यानी कि निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका उपयोग या दोस्तों आप कह सकते हैं आविष्कार किया गया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। ये दिया गया है विकल्प नंबर ए पे। तो 1927 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा भाई, और आगे हम लोग देखेंगे, और अगला हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है, और यहाँ पे देख लीजिएगा रेल के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। नहीं, रेल के इंजन का कहा गया है ना, रेल के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ही कहेंगे, ठीक है। जेम्स वाट, देखिए आप लिख देंगे जेम्स वाट ने किया था। बल्ब का अगर प्रयोग देखेंगे तो बल्ब का एडिसन ने किया था। एडिसन, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? एडिसन ने किया था। लीजिएगा 1928 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल, जूलियस ओपनहीमर, जॉन डाल्टन, रॉबर्ट बेकन। परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? ये बात बताई गई है। तो 1928 का देखेंगे विकल्प नंबर बी जूलियस ओपनहीमर। जूलियस ओपनहीमर दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1928 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1929 नंबर, और यहाँ पे कहा कि थॉमस फिलिप अल्बर्ट डाट के आविष्कार से जुड़े हैं। देख लीजिए किसके आविष्कार से जुड़े हैं? एक्सरे मशीन से, क्लिनिकल थर्मोमीटर से, स्टेथोस्कोप से या माइक्रोस्कोप से। थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट कौन से आविष्कार से जुड़े हैं? तो यहाँ पे अगर देखेंगे
तो ये जो जुड़े हैं दोस्तों, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर से जुड़े हैं। कौन जुड़े हैं दोस्तों? क्लिनिकल थर्मोमीटर से। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर। विकल्प नंबर हमारा अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1929 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अगर और देखेंगे यहाँ पे जो हमारा थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर से जुड़े हैं। माइक्रोस्कोप दोस्तों देख लीजिएगा, जो दिए गए हैं ये जैकेरियस जैनसन। देखिए माइक्रोस्कोप के जो हैं यानी खोजकर्ता या आविष्कारक हैं माइक्रोस्कोप के, जैकेरियन जैनसन। देखिए जय हम लिखे दे रहे हैं जैकेरियन, यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे? जैकेरियन, जैकेरियन। देखिए हमने लिख दिया जैकेरियन, जैकेरियन जैनसन। आगे क्या लिखेंगे? जैन, आगे लिखेंगे सन। जैकेरियन जैनसन, इन्होंने किसका? माइक्रोस्कोप का। स्टेथोस्कोप को देख लीजिएगा, तो स्टेथोस्कोप को दोस्तों रेने लैनेक ने किया था। रेने, देखिए यहाँ पे रेने, आगे लिख दीजिए लैनेक, लैनेक, रेने लैनेक। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रेले लैनेक, रेले लैनेक। तो ये हो गया रेने लैनेक ने किया था। अब दोस्तों देखेंगे एक, अब हमारा ये क्या हो गया? एक्सरे का, विल्हेम रॉन्टजन। देखिए यहाँ पे इसका आविष्कार कौन किया था? विल्हेम, देखिए विल्हेम रॉन्टजन, विल्हेम रॉन्टजन ने किया था। तो रॉन्टजन देख लीजिएगा, ये हो जाएगा, ऐसा इन्होंने किया था। तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपने जान लिया, बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देख लीजिएगा 1930 नंबर, और इस पे कहा है कि एंटोनियो मेउसी डाट के आविष्कार से संबंधित हैं। एंटोनियो मेउसी का संबंध टेलीफोन के आविष्कार से है। इनका जन्म 13 अप्रैल 1808 में इटली में हुआ था। ये दोस्तों टेलीफोन के आविष्कार से इनको जाना जाता है। एंटोनियो मेउसी का, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था। 1930 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1931 नंबर देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डाट द्वारा किया गया है। तो प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार दोस्तों निकोला टेस्ला द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? निकोला टेस्ला। देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया सी ऑप्शन। तो देख लीजिएगा यहाँ पे अगर आप लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा, देख लीजिएगा प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? निकोला, यहाँ पे हम लिख देंगे निकोला टेस्ला। देखिए निकोला टेस्ला द्वारा किया गया था। फिर दोस्तों अगर और देखेंगे यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे और देखिए ग्रामोफोन का थॉमस एडिसन ने किया था। ये देखिए थॉमस एडिसन ने ग्रामोफोन का, यहाँ पे हम आगे लिख दे रहे हैं ग्रामोफोन लिखे दे रहे हैं। फिर ये हो गया गुरुत्वाकर्षण के नियम को दोस्तों देख लीजिए किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने किया था। देखिए आइजैक न्यूटन, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप लिख देंगे गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार आइजैक न्यूटन ने किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन दोस्तों देख लीजिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रकाश, देख लीजिएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव को किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा यहाँ पे प्रभाव, ये किया था। ठीक है ना, तो यहाँ से सारे आपने जान लिया। दोस्तों देख लीजिएगा रडार, अभी आप पीछे देखे थे तो रडार का भी हम लोगों ने बताया था। तो रडार की खोज दोस्तों रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। रडार की खोज किसने किया था? चलिए इसको मैं लिखे दे रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में शायद आपको मैं नहीं बता पाया था। रडार की खोज रॉबर्ट वाटसन ने किया था। कौन किया था? यहाँ पे देख लीजिएगा रॉबर्ट, देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे रॉबर्ट वाटसन ने किया था। रडार की खोज रॉबर्ट वाटसन ने किया था। तो ये हो गया दोस्तों, कुल मिलाकर के आपको पता चल गया रडार की खोज रॉबर्ट वाटसन ने किया था। चलिए भाई ये हो गया, और तो लगभग फिलहाल दोस्तों सभी आपको पता ही है। चलिए आगे देख लेते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पे 1931 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1932 नंबर देख लीजिएगा, और इस पे कहा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डाट ने किया था। तो प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार अभी आपने पढ़ा है, कौन? निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला ने प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया है। तो ये 1932 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 1933 नंबर, कहा है कि पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन डाट द्वारा बनाया गया था।
पेट्रोल से चलने वाली, देखिए यही तो कहा है कि पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन डॉट डॉट द्वारा बनाया गया था। तो कार्ल बेंज द्वारा बनाया गया था। पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन द्वारा बनाया गया था कार्ल बेंज द्वारा। ये हो जाएगा हमारा, देख लीजिएगा 1933 का। विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, और यहाँ पे कहा गया है 1934 में कि बैंड एड का आविष्कार किसने किया था। बैंड एड का आविष्कार दोस्तों एर्ल डिक्सन ने किया था। विकल्प नंबर ए यानी कि बैंड एड का आविष्कार एर्ल डिक्सन, देखिए एर्ल डिक्सन ने किया था। ये दिया गया ए ऑप्शन पे। तो 1934 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1935 नंबर कहा गया कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। तो देख लीजिएगा मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। तो मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। ये मार्टिन कूपर दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 1935 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1936 नंबर पे, और यहाँ पे कहा है कि बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था। बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था। तो बाईफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ये दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 1936 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और आगे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि 1937 में कि पिस्तौल या फिर आप कह दीजिएगा रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था। अभी आप पीछे पढ़ चुके हैं, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो जरूर इसका आंसर दे पाएंगे। देख लीजिएगा मैंने आपको बताया पिस्तौल अर्थात रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था। सैमुअल कोल्ट ने किया था 1937 का। देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है 1938 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। तो देख लीजिएगा फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन किया था। तो यानी कि 1938 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया बी लेविस वाटरमैन ने किया था। देखिए फाउंटेन पेन का आविष्कार, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा फाउंटेन पेन का आविष्कार लेविस वाटरमैन ने किया था। विकल्प नंबर बी 1938 का यहाँ पे अगर देख लीजिएगा विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1939 नंबर, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों देख लीजिएगा किसके द्वारा किया गया था। तो ये विलियस कैरियर के द्वारा किया गया था। सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग विलियम्स कैरियर द्वारा किया गया था। विकल्प नंबर जो ए दिया गया है, तो ये ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1939 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, और यहाँ पे कहा गया है दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1940 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसे प्रदान किया गया था। एलायस होवे को, एलेजेंडर वोल्टा को, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, जॉन नेपियर को। तो 1940 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो ए दिया गया है एलायस होवे, इसी को यानी कि पेटेंट किसे प्रदान किया गया था। तो एलायस होवे को प्रदान किया गया था। ये विकल्प नंबर हमारा दिया गया है ए में। तो 1940 का देखेंगे तो ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा भाई 1941 नंबर कहा गया कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है। थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है। गैलीलियो को, या कापरनिकस को, आइजैक न्यूटन को, जे केपलर को। यानी कि थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है। तो 1941 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा ए दिया गया है गैलीलियो या गैलीलियो ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1941 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1942 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था। टेलीग्राफ, दूरबीन, टेलीफोन या टेलीटाइप। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये विकल्प हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे 1942 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ, यानी कि दूरबीन कौन सबसे पहले हुआ था। आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था, तो वो दूरबीन का आविष्कार सबसे पहले हुआ था। तो 1942 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 1943 नंबर, और जिसपे कहा है
कि 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया जब डॉट डॉट ने विद्युत डायनामो की खोज की। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, अलेसैंड्रो वोल्टा ने, माइकल फैराडे ने, थॉमस एडिसन ने। तो यहाँ पे दोस्तों जो हो जाएगा माइकल फैराडे 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया जब माइकल फैराडे ने विद्युत डायनामो की खोज की। तो ये हो जाएगा, देख लीजिएगा, माइकल फैराडे। 1943 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 1944 नंबर, और इस पे कहा है कि पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओपन या ओवन को कहा जाता है। राडा रेंज कहा जाएगा, रेथी यान कहा जाएगा, तप्पन कहा जाएगा, आमना कहा जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप में या व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को राडार रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? राडार रेंज। देख लीजिएगा, दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 1944 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1945 नंबर, और इस पे कहा गया है कि आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले यूरोप यानी कि फ्रांस में हुआ था। पेंसिलिन ग्रेफाइट और मिट्टी के मिश्रण से बनी होती हैं। ग्रेफाइट पेंसिल का उपयोग लेखन और ड्राइंग दोनों के लिए किया जाता है। ये दोस्तों यूरोप यानी कि यूरोप कहाँ है दोस्तों? ये फ्रांस में है। कहाँ है दोस्तों? फ्रांस में। ये आधुनिक पेंसिल का आविष्कार यूरोप यानी फ्रांस में हुआ था। ये दिया गया हमारा, देख लीजिएगा, 1945 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, और आगे हम देखेंगे 1946 नंबर, और इस पे कहा गया है कि भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास की नींव किसने रखी? जोसेफ जॉन थॉमसन ने, हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, माइकल फैराडे ने। तो भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास की नींव किसने रखी थी? तो ये 1946 का अगर आप देखेंगे विकल्प नंबर जो बी दिया गया है, हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने, ये दिया गया बी ऑप्शन। तो 1946 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1947 नंबर, और यहाँ पे कहा है टेरा ब्लू एक्सटी टीजे नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार किसने किया था, जो मिर्गी के दौरे का संकेत देता है? देखिए, अर्चना एस आर ने, या फिर चयनिका बरुआ ने, राजलक्ष्मी बोरठाकुर ने, अंकिता डेका ने। तो यहां से अगर हम आपको दोस्तों बताएं, यहाँ पे हो जाएगा राजलक्ष्मी बोरठाकुर ने। ये देख लीजिएगा, दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 1947 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा, राजलक्ष्मी बोरठाकुर ने जो मिर्गी के दौरे का संकेत दिया था, इन्होंने ही इसका हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1948 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। देखिए, अब सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए, पेंसिलिन जो हो जाएगा हमारा, पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो बात सही है, पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज, तो ये भी सही कह रहा है। चेचक का टीका का एडवर्ड जेनर ने किया था, ये भी बात बिल्कुल सही, चेचक का टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था, ये गलत है दोस्तों, यही हमारा सम्मिलित नहीं हो जाएगा। तो 1948 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1948 के बाद हम लोग देखेंगे 1949 नंबर, और इस पे कहा है कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है? यानी कि जो एटीएम मशीन अपने भारत देश में हम लोग यूज करते हैं, तो इसका आविष्कारक किसको बताया गया? लूथर वेतजे को, डोनाल्ड हैरियर को, जेम्स गुडफेलो को, जॉन शेफर्ड बैरन को। तो 1949 का अगर आप देखेंगे विकल्प नंबर जो डी दिया गया है, जॉन शेफर्ड बैरन को, ये दिया गया है हमारा डी ऑप्शन पे। तो 1949 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1950 नंबर, और इस पे कहा गया है कि हेनरी बेकुरल डॉट डॉट में निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? देखिए, हेनरी बेकुरल
ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? अवरक्त विकिरण की, रेडियोधर्मिता की, परावैंगनी प्रकाश की, या फिर दोस्तों एक्सरे की। तो 1950 का देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर वो हो जाएगा बी के साथ, रेडियोधर्मिता की। देखिए रेडियोधर्मिता की ये दिया गया है बी ऑप्शन, तो विकल्प नंबर हमारा 1950 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा दोस्तों, देख लीजिएगा 1951 नंबर में कहा है कि डगलस एंगलबर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण या इंटरफेस का आविष्कार किया था? यूएसबी पोर्ट का, कंपैक्ट डिस्क का यानी सीडी, फ्लॉपी डिस्क का, या कंप्यूटर माउस का। तो हम दोस्तों आपको बता दें कि 1951 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कंप्यूटर माउस का। देखिए डगलस एंगलबर्ट ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया गया था? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। ठीक है भाई, यहाँ पे 1951 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने किया था, कंप्यूटर माउस का डगलस एंगलबर्ट ने किया था, कंपैक्ट डिस्क का जेम्स रसेल ने किया था। देखिए कंपैक्ट डिस्क का यहाँ पे आप लिखेंगे जेम्स रसेल। देखिए क्या लिखेंगे? जेम्स, आगे लिख दीजिएगा रसेल ने किया था। और यहाँ पे देखेंगे यूएसबी पोर्ट का अजय भट्ट ने किया था। इसका खोज किसने किया था? अजय, और फिर आगे लिख दीजिएगा भट्ट। देखिए अजय भट्ट ने किया था। फ्लॉपी डिस्क का, तो फ्लॉपी डिस्क का कौन किया था? देखिए फ्लॉपी डिस्क या कंपैक्ट डिस्क, यहाँ पे हमारा हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क। तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे कुल मिला के कंपैक्ट डिस्क का जेम्स रसेल, कंप्यूटर माउस का डगलस एंगलबर्ट, यूएसबी पोर्ट का अजय भट्ट। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे अजय भट्ट है, ठीक है ना, अजय भट्ट हो जाएगा। तो ये हमारा इन क्वेश्चनों का राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे दोस्तों आपने जान लिया हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देख लीजिएगा 1952 नंबर, और इस पे कहा गया है कि प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1966 में डॉट डॉट द्वारा की गई थी। हेनरी मोजले द्वारा, मेंडलीफ द्वारा, या फिर दोस्तों आइजैक न्यूटन द्वारा, या फिर दोस्तों आर्किमिडीज द्वारा। तो दोस्तों देख लीजिएगा इसकी खोज दोस्तों आइजैक न्यूटन द्वारा की गई थी। ये दिया गया सी ऑप्शन में, प्रकाश के 7 घटक रंगों के प्रकीर्णन की घटना की खोज 1966 में आइजैक न्यूटन ने किया था। ये विकल्प नंबर देख लीजिएगा दिया गया है हमारा कहां पे? ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो सी विकल्प हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो ये हमारा फार्मूला था विब गेयोर। देखिए इनके 7 रंगों का जो क्रम होता है VIB। देखिए VIB हम यहाँ पे रख देंगे VIB GYOR, विब गेयोर। अब देख लीजिएगा इनका अगर क्रम जानेंगे तो सबसे पहले बैगनी होता है, फिर हमारा इंडिगो होता है, फिर नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है और लाल होता है। तो ये क्रम होता है 7 रंगों का। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1953 नंबर, और इस पे कहा है कि एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? ग्रैंड ड्यूक ने किया था, डेनियल ग्रेबियल फारेनहाइट ने किया था, एंडर्स सेल्सियस ने किया था, या गैलीलियो गैलीली ने किया था। तो 1953 का देखेंगे तो विकल्प हमारा जो डी दिया गया है डेनियल ग्रेबियल फारेनहाइट ने किया था। देखिए डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट, ये हमारा हो जाएगा 1953 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा और अगला हमारा देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। और दोस्तों आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। और यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? अभी अभी आपने पढ़ा है कि एक्सरे की खोज दोस्तों जो किया था डब्ल्यू रॉन्टजन ने किया है। ये दिया गया है विकल्प नंबर ए पे। तो 1954 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। न्यूटन ने दोस्तों देख लीजिए किसकी खोज की थी? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की है। आगे लिख देंगे आप, गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था। मार्कोनी ने दोस्तों देख लीजिए किसकी खोज की थी? रेडियो संचार की खोज की थी। किसकी खोज की थी? रेडियो, आगे लिख देंगे संचार। देखिए रेडियो संचार की खोज मार्कोनी ने की थी। और हेनरी बेकरल जो हैं, हेनरी बेकरल, इन्होंने किसकी खोज की थी? रेडियो धर्मिता की खोज की थी। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा रेडियो, आगे लिखेंगे धर्मिता। देखिए रेडियो धर्मिता आप लिख देंगे, इन्होंने इसकी खोज की थी। डब्ल्यू रॉन्टजन एक्सरे की खोज की थी। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 1954 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि यहीं से हमारा ये आज का पार्ट फिनिश हो रहा है।
वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप अपना राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस समय पे हम लोग जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का इसके बाद हम लोग अभी एक पार्ट और पढ़ेंगे। और दोस्तों इसी पार्ट से यानी कि पार्ट नंबर 26 आपने पढ़ लिया और 27 पढ़ेंगे। इसके बाद 27 से आपका दोस्तों फिजिक्स पोर्शन भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वाईसीटी रीजनिंग पूरी बुक हमने कंप्लीट सॉल्व करवा दी है। उसका प्लेलिस्ट बना है वाईसीटी रीजनिंग 2024 का। जिन बच्चों ने अगर वो बुक ना देखी हो तो वो बुक मैंने कंप्लीट पढ़ा के रखी है। आप उन सारे क्वेश्चनों को, सारी वीडियो को देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम या क्रिएट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय और सुझाव जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस समय पे हम लोग जो साइंस पढ़ रहे हैं दोस्तों, साइंस में हम लोगों ने बायोलॉजी पोर्शन पहले ही कंप्लीट कर लिया है। और अब जो दोस्तों पढ़ रहे हैं फिजिक्स, फिजिक्स भी दोस्तों इसके बाद 27 एक पार्ट और बचेगा, उस पार्ट से भी हमारा फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दोस्तों केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों इसके बाद आपको बता दूं कि जनरल अवेयरनेस में भी हम लोगों ने हिस्ट्री पूरा पढ़ लिया और मैथ में भी दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं। तो जल्दी ही दोस्तों इन वाईसीटी रीजनिंग की चारों बुकों को हम जल्दी फिनिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जामों के लिए आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।